आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी सभ्यता का रहस्य। वैसे तो मेरी समझ में दुनिया की 1001 बातें समझ नहीं आती। जैसे लोग सुबह उठते ही बालों पर छुरी क्यों चलाते हैं। क्या अब मर्दों में भी इतनी नज़ाकत आ गई है कि बालों का भार वह नहीं संभाल सकते। पढ़े लिखे व्यक्तियों की आंखें क्यों इतनी कमज़ोर हो गई हैं। दिमाग की कमज़ोरी ही इसका कारण है या कुछ और लोग किताबों के पीछे क्यों इतना हैरान होते हैं। पर इस समय मुझे इन बातों से मतलब नहीं। मेरे मन में एक नया प्रश्न उठ रहा है और उसका जवाब मुझे कोई नहीं देता। प्रश्न यह है कि सभ्य कौन है और असभ्य कौन। सभ्यता के लक्षण क्या हैं। सरसरी नज़र से देखें तो इससे ज़्यादा आसान और कोई प्रश्न ही नहीं होगा। बच्चा बच्चा इसका उत्तर दे सकता है, पर जरा गौर से देखें तो प्रश्न इतना आसान नहीं लगता। यदि कोट पतलून डालना, टाई हैट लगाना, मेज़ पर बैठकर रोटी खाना, दिन में 13 बार कोका या चाय पीना और सिगार पीते चलना सभ्यता है, तो उन गोरों को भी सभ्य कहना पड़ेगा जो सड़क पर शाम को कभी कभी टहलते नजर आते हैं, शराब के नशे से आंखें लाल, पैर लड़खड़ाते हुए, रास्ते में चलने वालों को यूं ही छेड़ने की धुन। क्या उन लोगों को सभ्य कहा जा सकता है? कभी नहीं। तो यह सिद्ध होता है कि सभ्यता कोई और ही चीज़ है जिसका शरीर से इतना संबंध नहीं है जितना मन से। मेरे गिने चुने मित्रों में से एक राय रतन किशोर भी हैं। वे बहुत ही सुहृदय, बहुत ही उदार, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और बड़े आदमी हैं। बहुत अच्छी तनख्वाह लेने पर भी उनकी आमदनी खर्च के लिए बहुत नहीं होती। 1/4 तनख्वाह तो उनके बंगले की ही भेंट हो जाती है। इसीलिए वे बहुत फिक्रमंद रहते हैं, यहाँ तक कि इसके लिए हर वर्ष बजट के किसी दूसरे हिस्से में से रुपए निकालने पड़ते हैं। उनके अफसर कहते हैं, इतने दौरे क्यों करते हो? तो जवाब देते हैं, इस जिले का काम ही ऐसा है कि जब तक खूब दौरे न किए जाएं, जनता शांत नहीं रह सकती। पर मज़ा तो यह है कि राय साहब उतने दौरे असल में नहीं करते जितने कि अपने रोज़नामचे में लिखते हैं। उनके पड़ाव शहर से 50 मील की दूरी पर होते हैं। खेमे वहाँ पर गड़े रहते हैं, कैंप के अमले वहाँ पड़े रहते हैं और राय साहब घर में मित्रों के साथ गपशप करते रहते हैं। पर किसी की मजाल है कि राय साहब की नेक नीति पर शक कर सके। उनके सभ्य पुरुष होने पर किसी को शंका नहीं हो सकती। एक दिन मैं उनको मिलने गया। उस समय वह अपने नौकर दमड़ी को डांट रहे थे। दमड़ी रात दिन का नौकर था, पर घर रोटी खाने जाया करता था। उसका घर थोड़ी ही दूर पर एक गांव में था। कल रात किसी कारण वह वहां से वापस ना आ सका, इसलिए डांटा जा रहा था। राय साहब, यदि हमने तुम्हें रात दिन के लिए रखा हुआ है तो तुम घर क्यों नहीं रहे? कल के पैसे काटे जाएंगे। दमड़ी, हजूर, एक मेहमान आ गए थे, इसीलिए ना आ सका। राय साहब, तो कल के पैसे उसी मेहमान से ले लो। दमड़ी, सरकार, अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी। राय साहब, बकबक मत कर। दमड़ी, हजूर। राय साहब, 2 रुपये जुर्माना। दमड़ी रोता हुआ चला गया। रोजा बख्शाने आया था, नमाज गले पड़ गई। 2 रुपये जुर्माना ठुक गया। गलती यही थी कि बेचारा कसूर माफ़ करवाना चाहता था। वह एक रात गैर हाजिर होने की सज़ा थी। बेचारा दिन भर काम कर चुका था, रात को वहाँ सोया नहीं था। उसका जुर्माना, और घर बैठे भत्ते उड़ाने वालों को कोई नहीं पूछता, कोई सज़ा नहीं देता। सज़ा तो मिले और ऐसी मिले कि ज़िंदगी भर याद रहे, पर पकड़ना तो मुश्किल है। दमड़ी भी यदि होशियार होता तो थोड़ी रात रहते आकर कोठड़ी में सो जाता, फिर किसको खबर होती कि वह रात को कहाँ रहा। पर गरीब इतना चालाक नहीं था। दमड़ी के पास सिर्फ 6 बिस्वे ज़मीन थी, पर इतने ही सदस्यों का खर्चा भी था। उसके 2 लड़के, 2 लड़कियां और औरत सारे खेती के काम में लगे रहते थे, फिर भी पेट भर रोटियां नसीब न होती थी। इतनी ज़मीन क्या सोना उगल देती?
यदि सभी सदस्य घर से निकलकर मजदूरी करने लगते तो आराम से रह सकते थे, पर जमीन का मालिक किसान मजदूर कहलाने का अपमान नहीं सह सकता था। इस बदनामी से बचने के लिए 2 बैल बांध रखे थे। उसकी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा बैलों के दाने चारे पर ही उठ जाता था। यह सारी तकलीफें मंजूर थी, पर खेती छोड़कर मजदूर बन जाना ये मंजूर नहीं था। किसान की जो इज्जत है वह किसी मजदूर की थोड़ा नहीं हो सकती है, चाहे वह रुपये रोज ही क्यों ना कमाए। किसानी के साथ मजदूरी करना इतने अपमान की बात नहीं। घर में बंधे हुए बैल उसके सम्मान की रक्षा करते थे, पर बैलों को बेचकर फिर वह कहाँ मुंह दिखाने की जगह रह सकती है। एक दिन राय साहब ने उसको कहा, कपड़े क्यों नहीं सिलाते, कांप क्यों रहे हो? दमड़ी, सरकार, पेट के लिए रोटी तो पूरी नहीं पड़ती, कपड़े कहाँ से बनवाऊं? राय साहब, बैलों को बेच क्यों नहीं देता? 100 बार समझा चुका हूं, पर पता नहीं क्यों इतनी छोटी सी बात तेरी समझ में नहीं आती। सरकार, बरादरी में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। लड़की का विवाह नहीं हो सकेगा, टाट से बाहर कर दिया जाऊंगा। राय साहब, इन्हीं बातों के कारण ही तुम्हारी यह दुर्दशा हो रही है। ऐसे आदमियों पर दया करना भी पाप है। क्यों मुंशी जी, इस पागलपन का कोई इलाज है? सर्दी से मर रहे हो, पर दरवाजे पर बैल जरूर बांधने हैं। दमड़ी, जनाब, यह तो अपनी अपनी समझ है। राय साहब, ऐसी समझ को दूर से सलाम करो। मेरे यहाँ कई पुश्तों से जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता था। कई हजार रुपयों पर पानी फिर जाता था। गाना होता था, दावतें होती थी, रिश्तेदारों को न्योते दिए जाते थे, गरीबों को कपड़े बांटे जाते थे। पिताजी के बाद पहले वर्ष से ही मैंने त्यौहार मनाना बंद कर दिया। लाभ क्या? मुफ्त में 4-5 हजार की मार पड़ती है। सारे नगर में शोर मचा, आवाजें कसी गई। किसी ने नास्तिक कहा, किसी ने ईसाई बताया, पर यहाँ इन बातों की क्या परवाह। आखिर थोड़े दिनों में सारा शोर शांत हो गया। भाई, बड़ी दिल लगी थी। नगर में किसी का विवाह हो, लकड़ी मुझसे लेते। यह पुश्तों से रस्म चली आ रही थी। पिताजी तो दूसरों से पेड़ मूल्य पर लेकर यह रस्म निभाते थे। मैंने लकड़ी देनी एकदम बंद कर दी। इस पर भी लोग बहुत चिल्लाए, पर दूसरों की चिल्लाहट सुनूं या अपना लाभ देखूं? लकड़ी से कम 500 रुपये वार्षिक की बचत हो गई। अब भूल कर भी कोई इन वस्तुओं के लिए तंग करने नहीं आता। मेरे दिल में फिर सवाल पैदा हुआ, दोनों में सभ्य कौन है? कुल प्रतिष्ठा पर जान देने वाला मूर्ख दमड़ी, या धन पर कुल मर्यादा की बलि देने वाले राय रतन किशोर? राय साहब की कचहरी में एक बड़े मार्के वाला मुकदमा पेश था। शहर का एक अमीर व्यक्ति खून के मामले में फंस गया था। उसकी जमानत के लिए राय साहब की खुशामद होने लगी। इज्जत की बात थी। उस अमीर व्यक्ति का आदेश था कि चाहे रियासत बिक जाए, पर इस मुकदमे में बेदाग निकल जाऊं। डालियां लगाई गई, सिफारिशें करवाई गई, पर राय साहब पर कोई असर न हुआ। उस अमीर व्यक्ति ने आदमियों को प्रत्यक्ष तौर पर रिश्वत के बारे में बातें करने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। आखिर जब कोई बस न चला, तब वह अमीर व्यक्ति की औरत ने राय साहब की औरत से मिलकर सौदा तय करने की सोची। रात के 10 बजे थे। दोनों औरतों में बातें होने लगी। 20,000 की बातचीत थी। राय साहब की पत्नी तो इतनी खुश थी कि उसी समय राय साहब के पास दौड़ी आई और कहने लगी, ले लो, आप नहीं लोगे तो मैं ले लूँगी। राय साहब ने कहा, इतनी बेसब्र ना हो, वह तुम्हें अपने दिल में क्या समझेगी? कुछ अपनी इज्जत का भी ख्याल है कि नहीं? माना कि रकम बड़ी है और इससे मैं एक बार में ही तेरी आए दिन की सिफारिशों से मुक्त हो जाऊंगा, पर एक शहरी की इज्जत भी तो कोई मामूली चीज़ नहीं है। तुम्हें पहले बिगड़कर कहना चाहिए था कि मेरे साथ ऐसी भद्दी बात करनी है तो यहाँ से चली जाओ। मैं अपने कानों से नहीं सुनना चाहती। औरत, यह तो मैंने पहले ही किया, बिगड़कर खूब खरियाँ खोटियाँ सुनाई। क्या मैं इतना भी नहीं जानती? बेचारी मेरे पैरों पर सिर रखकर रोने लगी। राय साहब, यह कहा था कि राय साहब को कहूंगी तो मुझे कच्चा ही चबा जाएंगे। यह कहते राय साहब ने प्रसन्न होकर पत्नी को गले से लगा लिया।
औरत। अजी, मैं पता नहीं कितनी ही ऐसी बातें कह चुकी, पर किसी तरह नहीं टलती, रो रो के जान दे रही है। राय साहब। उससे वायदा तो नहीं कर लिया? औरत। वायदा? मैं तो रुपए लेकर संदूक में रखाई, नोट थे। राय साहब। कितनी ज़बरदस्त मूर्ख हो। परमात्मा तुम्हें कभी अकल भी देगा या नहीं? औरत। अब क्या देगा? देनी होती तो देना दी होती। राय साहब। हाँ, मालूम तो ऐसा ही होता है। मुझे कहा तक नहीं और रुपए लेकर संदूक में रख लिए। यदि किसी तरह बात खुल गई तो कहीं के नहीं रहेंगे। औरत। तो भाई सोच लो, यदि कुछ गड़बड़ है तो मैं जाकर रुपए वापस कर दूं। राय साहब। फिर वही गलती। अब जो कुछ होना था हो गया। परमात्मा पर भरोसा करके ज़मानत लेनी पड़ेगी, पर तेरी गलती में शक नहीं। जानती हो, यह सांप के मुंह में उंगली डालना है। यह भी जानती हो कि मुझे इन बातों से कितनी नफरत है। मैंने दिल में फैसला किया था कि अब इस मामले में हाथ न डालूं, पर तेरी गलती के आगे मेरी कुछ चलती भी तो सही। औरत। मैं जाकर वापस कर देती हूँ। राय साहब। तो मैं जाकर जहर खा लेता हूँ। इधर तो औरत और मर्द में यह नौटंकी हो रही थी। उधर दमड़ी उस समय अपने गांव के मुखिया के खेत में जवार काट रहा था। आज वह रात भर की छुट्टी लेकर गया था। बैलों के लिए चारे का एक तिनका भी नहीं था। अभी तनख्वाह मिलने में कई दिन पड़े थे, उधार ले नहीं सकता था। घर वालों ने दिन में कुछ घास छील कर खिलाई थी, पर ऊँट के मुंह में जीरा। उतनी सी घास के साथ क्या हो सकता था? दोनों बैल भूखे खड़े थे। दमड़ी को देखते ही दोनों पूंछें खुली करके हुंकारने लगे। जब वह उनके पास गया तो दोनों उसकी हथेलियां चाटने लगे। बेचारा दमड़ी मन में अफसोस करने लगा। सोचा, इस समय तो कुछ हो नहीं सकता, सुबह किसी से कुछ उधार लेकर चारा लाऊंगा। पर जब रात 11 बजे उसकी आंख खुली तो देखा दोनों बैल अभी तक खुरली के पास खड़े हैं। चांदनी रात थी। दमड़ी समझ गया कि दोनों उसकी ओर जरूरत और याचना की नज़रों से देख रहे हैं। उनकी यह हालत देखकर उसकी आंखों में पानी आ गया। किसान को अपने बैल अपने पुत्रों की तरह प्यारे होते हैं। वह उनको पशु नहीं, अपने मित्र और सहायक समझता है। बैलों को भूखा देखकर नींद आंखों में से भाग गई। कुछ सोचता हुआ उठा, दातरी निकाली और चारे की फिक्र में चल पड़ा। गांव के बाहर बाजरे और ज्वार के खेत थे। दमड़ी के हाथ कांपने लगे, पर बैलों की याद ने उसको उत्तेजित कर दिया। चाहता तो काफ़ी चारा काट सकता था, पर वह चोरी करता हुआ भी चोर नहीं था। उसने सिर्फ इतना ही चारा काटा जितना बैलों के लिए रात भर के लिए काफ़ी हो। सोचा, यदि किसी ने देख भी लिया तो उसको कह देगा बैल भूखे थे इसलिए काट लिया। उसको विश्वास था कि थोड़े से चारे के लिए कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। मैं उसको बेचने के लिए तो काट नहीं रहा हूँ। फिर ऐसा निर्दयी कौन है जो मुझे पकड़ ले? बहुत करेगा तो पैसे ले लेगा। उसने बहुत सोचा। चारे का कम होना ही उसकी चोरी के अपराध से बचाने के लिए काफ़ी है। चोर उतना काटता जितना वह उठा सकता था। उसको किसी के लाभ या नुकसान से क्या मतलब? गांव के लोग चमड़ी को चारा ले जाते देखकर बिगड़ते जरूर, पर कोई चोरी के इल्ज़ाम में ना फंसाता। पर कुदरती इलाके के थाने का सिपाही उधर आ गया। वह पड़ोस में बनिए के जुआ खेलने की खबर सुनकर कुछ पैसे लेने की नीयत से आया था। दमड़ी को चारा सिर पर उठाया देख तो शक पड़ा कि इतनी रात गए कौन चारा काटता है। हो ना हो कोई चोरी से काट रहा होगा। डांट कर बोला, कौन चारा लिए जाता है? खड़ा रहे। दमड़ी ने घबरा कर पीछे देखा तो पुलिस का सिपाही। हाथ पैर फूल गए। कांपते बोला, हजूर, थोड़ा सा काटा है, देख लो। सिपाही, थोड़ा काटा हो या ज़्यादा, है तो चोरी। खेत किसका है? दमड़ी, बलदेव महतो का। सिपाही ने समझा था शिकार फंसा, इससे कुछ ठग लूँगा, पर यहाँ क्या रखा है? पकड़कर गांव में लाया तो वहाँ भी कुछ हाथ लगता, नज़र न आया तो थाने ले गया। थानेदार ने चालान काट दिया। मुकदमा राय साहब की ही अदालत में पेश हुआ।
राय साहब ने दमड़ी को फंसा देखा तो हमदर्दी के बदले सख्ती से काम लिया। फिर बोले, यह मेरे लिए बदनामी की बात है। तेरा क्या बिगड़ा? साल 6 महीने की सज़ा हो जाएगी। शर्मिंदा तो मुझे होना पड़ रहा है। लोग यही कहेंगे कि राय साहब के आदमी इस प्रकार के बदमाश और चोर हैं। तुम मेरा नौकर न होता तो मैं हल्की सज़ा देता, परंतु तू मेरा नौकर है, इसलिए सख्त से सख्त सज़ा दूंगा। मैं यह नहीं सुन सकता कि राय साहब ने अपने नौकर के साथ नरमी बरती है। यह कहकर राय साहब ने दमड़ी को 6 महीने की सख्त कैद का आदेश सुना दिया। उसी समय उन्होंने खून के मुकदमे में जमानत ले ली। मैंने दोनों केस सुने तो मेरे दिल में यह ख्याल और पक्का हो गया कि सभ्यता सिर्फ हुनर के साथ बुरा बर्ताव करने का नाम है। आप बुरे से बुरा काम करो, यदि आप उस पर पर्दा डाल सको तो आप सभ्य हो, सज्जन हो, जेंटलमैन हो। यदि आप में यह गुण नहीं है तो आप असभ्य हो, गंवार हो, बदमाश हो। यही सभ्यता का रहस्य है। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी सभ्यता का रहस्य।